हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर 2 का पार्ट 1, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे इंडिया में आफ्टर ब्रिटिश रूल प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, साथ ही साथ में फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुए थे, उनके क्या कारण थे जिसकी वजह से उन्हें लॉन्च किया था, और देखने वाले हैं कि उस प्लानिंग कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है मैंने प्लानिंग कमीशन सेटअप इन 1950s। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडिया में सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन थी वो 1950s में सेटअप की गई थी। अब क्वेश्चन ये मार्क होता है कि प्लानिंग कमीशन है क्या, प्लानिंग कमीशन को सेटअप की जरूरत थी क्या। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, और जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बारी आई, तो हमारी सरकार ने जब 4 लोगों से पूछा कि भारत का ग्रोथ और डेवलपमेंट कहां से शुरू करना चाहिए, तो उन 4 लोगों के जवाब क्या थे आपको पता है? उन 4 लोगों के जवाब 4 मुंह से 4 अलग अलग जवाब थे। कोई बोलता था रोड बनवाइए पहले, कोई बोलता था हॉस्पिटल्स की जरूरत भारत में पहले है, कोई बोलता था स्कूल की जरूरत पहले है। देखिए, यदि 4 लोग 4 बात बोलेंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम शुरू कहां से हो पाएगा। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि ये सब काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका काम सिर्फ इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ही प्लान करना होगा। इसके अलावा कोई और इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ना ही सोचेगा, ना उससे पूछा जाएगा। तो चलिए अपने सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जब हमें आजादी मिली थी तो 1950s में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, और अप टू 2015 उसे प्लानिंग कमीशन के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन 2015 में जब भाजपा की सरकार हमारे देश में आई थी तो इसी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके कर दिया गया मेरे दोस्त नीति आयोग, यानी कि 2015 से इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के नाम जाना जाता है। वहीं पर अगर तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो क्वेश्चन आता है कि इस प्लानिंग कमीशन का और इस नीति आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बोलता हूं मैं। क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन होता है। तो याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुनेंगे जरा। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि यदि बात करता हूं आजादी के तुरंत बाद जब प्लानिंग कमीशन को पहली बार लाया गया, लॉन्च किया गया था, सेटअप किया गया था, तो उस समय प्लानिंग कमीशन का जो हेड था, जो प्रेसिडेंट था, वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर अगर आज की तारीख में हम बात करते हैं तो आज की तारीख में यहीं पर देखा जाएगा तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है दोस्त, वो हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर हुआ। वहीं पर अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, यहां पे देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च इन 1 अप्रैल 1951, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा वो कब लॉन्च की गई थी? वो लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। ये याद रखने वाली बात है। आपके सिलेबस के साथ साथ ये आगे कंपटीशन वाले एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट होता है। अब समझते हैं जरा ये है क्या। देखो भाई, नाम से ही क्लियर है, 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। यानी कि ये जो प्लानिंग होती थी ये कितने साल के लिए बनाई जाती थी? 5 साल के लिए बनाई जाती थी। यानी कि यदि पहली प्लानिंग 1951 में की गई है तो ये प्लानिंग कब से कब तक की होगी दोस्त? ये होगी 31 मार्च 1956 तक। यानी कि अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक। आप समझ सकते हैं, सीधे 5 साल हो गए। अच्छा, वहीं पर दूसरे अगर मैं प्लानिंग की बात करता हूं तो दूसरी प्लानिंग कब की गई होगी? ये की गई होगी 1 अप्रैल 1956 टू 31 मार्च 1961। अब देखिए, इसी तरीके से 5-5 साल की प्लानिंग की गई थी। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर ये 5 साल की प्लानिंग क्या लगातार आज तक ऐसी ही होती आई है? तो मैं इसका जवाब दूंगा दोस्त, बनती तो 5 साल की है ये, लेकिन कभी कभी कुछ क्राइसिस ऐसे भी आए थे जहां पे पंचवर्षीय योजना हमारे देश की फेल भी हुई थी। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 डेट लिख रखी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि 1966 से लेके ये प्लानिंग 1969 में क्राइसिस की वजह से
ब्रेक कर दी गई थी। यानी प्लानिंग तो 5 साल की करी थी, लेकिन 5 साल पूरे हो नहीं पाए थे दोस्त, बीच में फेलर्स दिखाई दिए थे, इसलिए 3 साल बाद ही इस प्लानिंग को क्या कर दिया गया, यहीं पर ब्रेक कर दिया गया था। वहीं पे दूसरे अगर पॉइंट की मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देख रहे होंगे दूसरी डेट जो कि 1989 से लेके 1991, समझ रहे हो ना भैया, 2 साल बस। अब 2 साल में ही प्लानिंग फेल, और सरकार ने क्या किया भैया, पंचवर्षीय योजना यहीं रखी, यहीं पर रखी यानी यहीं पर बंद कर दी, और इसके बाद दूसरी लॉन्च की गई थी कब मेरे भाई, इसी डेट से आगे 5 साल के लिए। क्लियर हुआ? तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक समझने के लिए हमें इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी मैं अगला टॉपिक आपको समझा सकता हूं, इवन आप भी समझ सकते हैं। तो देखिए जरा क्या है। देखिए भाई, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो यहां पर जरूरत किसकी थी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए प्लानिंग की जाए। अच्छा, उस प्लानिंग को क्या कहा जाता है? उस प्लानिंग को बोला जाता है दोस्त इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा, इसको डेफिनेशन के थ्रू मैं जरा समझाना चाहूंगा आपको, समझे जरा क्या होता है ये इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। मेरे भाई समझने की कोशिश करें, इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे देश में जितने भी संसाधन है ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का, उन संसाधनों का कुछ अलग अलग यानी डिफरेंट, कुछ अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना। किस तरीके से मेरे भाई? कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना कि देश की जरूरत जो सबसे पहली हो उसे पहले पूरा किया जा सके। समझ पा रहे हैं आप? आगे चलते हैं। इसी इकोनॉमिक प्लानिंग को अगर मैं बताऊं तो इकोनॉमिक प्लानिंग को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। देखेंगे जरा, पहली जो प्लानिंग थी वो थी डायरेक्टिव प्लानिंग, दूसरी जो प्लानिंग होती है वो होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखो भाई, डायरेक्टिव प्लानिंग आप देख रहे होंगे लिखा क्या है डायरेक्टिव के नीचे, टू डायरेक्ट द मार्केट फोर्सेस। अच्छा, मार्केट फोर्सेस 11th में पढ़ा है ना दोस्त। मार्केट फोर्सेस का मतलब क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। यानी ये जो प्लानिंग होती है ना दोस्त, कौन सी प्लानिंग है? डायरेक्टिव प्लानिंग। ये टोटली किसके द्वारा की जाती है मेरे भाई? ये की जाती है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, क्योंकि इनका मोटिव जो होता है वो क्या होता है दोस्त? टू अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे मेरे भाई? डिमांड और सप्लाई से कमाएंगे। तो मेरे भाई डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है? मतलब ऐसी योजना, ऐसी प्लानिंग जो किसके लिए की जाएगी? सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस को डायरेक्ट करने के लिए। वहीं पर दूसरे प्लानिंग की अगर बात करता हूं तो दूसरी प्लानिंग क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्या है मेरे भाई? सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना, एक ऐसी प्लानिंग जो किस लिए की जाती है मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस प्लानिंग में ये प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर कर सकता है क्या? मैं बोलूंगा मेरे भाई नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार को ही है, और इस प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ही प्लान होता है, प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी प्लान नहीं किया जाता। तो चलते हैं जरा अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है नीड ऑफ प्लानिंग, कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत क्या थी, नीड क्या थी। तो समझते हैं इसको। देखिए, जब हम लोगों पर अंग्रेजों ने राज किया था तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, जो सेकेंडरी सेक्टर था, जो टर्जरी सेक्टर था, वो पूरी तरीके से इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया कि जिससे कि हम लोगों की जीडीपी लगातार डाउन होती गई थी। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पुअर था, हम लोगों को कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना था। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम लोगों को इकोनॉमिक प्लानिंग की इधर जरूरत पड़ी थी। अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने सामने लिख रखा है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है इसको भी समझते हैं जरा। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम जो कि देश में रहने वाले लोगों को उनके जीवन यापन के लिए अर्निंग प्रोवाइड करता हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। समझते हैं जरा आगे। इस इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे तो इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। देखते हैं जरा क्या क्या टाइप्स थे इनके। पहला टाइप जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे कैपिटलिज्म, दूसरा टाइप यहाँ पे लिख रखा है सोशलिज्म, तीसरा टाइप जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे लिख रखा है मिक्स्ड। तो समझते हैं सबसे पहले कैपिटलिज्म के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा ध्यान से समझेंगे। कैपिटलिज्म का दूसरा नाम जो होता है हमारी बुक में वो होता है मार्केट इकोनॉमी। ठीक, तीसरा नाम अगर मैं बताऊं तो वो होता है प्रोड्यूसर इकोनॉमी।
यानी कि प्रोड्यूसर को मैं इधर प्राइवेट इकोनॉमी भी लिख सकता हूं मेरे दोस्त, प्राइवेट इकोनॉमी। क्लियर? अब समझते हैं जरा इसके बारे में। सबसे पहले ये कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, तो सुनेंगे जरा। देखिए भाई, कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो पूरी तरीके से कंट्रोल की जाती है, मेंटेन की जाती है। किसके द्वारा मेरे भाई? ये कंट्रोल की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा। यहां पे सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करती मेरे भाई। यानी कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की, तो गवर्नमेंट इसमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करती, नो इंटरफेरेंस। तीसरी चीज अगर मैं इसमें आपको समझाना चाहूं तो ध्यान से समझना, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मोटिव होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है, यानी प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? ध्यान से सुनेंगे जरा। कैपिटलिज्म इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जो पूरी तरीके से कंट्रोल और मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा। यहां पर गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। साथ ही साथ में इनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि सर अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर किसी भी काम में नहीं करती है तो फिर गवर्नमेंट का उस देश में काम क्या है? तो चलिए जरा समझते हैं। देखो भाई, गवर्नमेंट के अगर मैं काम बताऊं यहां पे, तो गवर्नमेंट सिर्फ एक ही काम अपने हाथ में रखती है और वो काम होता है लॉ एंड ऑर्डर्स। यानी देश के लिए नियम कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो सरकार के पास में होता है। बाकी प्रोड्यूसर सेक्टर यहां पर टोटली फ्री है, अपनी मर्जी से कुछ भी बनाए, कितनी भी क्वांटिटी में बनाए, उनके प्राइस कितने भी फिक्स करे, सरकार इसमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा कोई देश का नाम तो बताइए। तो देखो भाई, ऐसे देश का अगर मैं नाम बताऊं तो ऐसा देश है दोस्त हमारा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरी जो इकोनॉमी आती है हमारे सामने वो आती है सोशलिज्म। सोशलिज्म का यदि मैं दूसरा नाम आपको बताना चाहूं तो इसका दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। आगे चलते हैं। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है समझते हैं जरा। ऐसी इकोनॉमी जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्लियर? इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। क्लियर? अगली चीज, यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसके प्राइस भी फिक्सेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसको गवर्नमेंट के जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उन सबको फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऐसा कर सकता है। यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर ऐसी कंट्री के नाम बताइए जो इससे बिलोंग करते हो। तो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, चाइना और रशिया। तीसरी इकोनॉमी पर अगर मैं जाता हूं तो तीसरी इकोनॉमी है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसको कि हमारे देश के प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके चलाते हो। यानी कहने का मतलब सीधा सा है, हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके जिस इकोनॉमी को चलाते हैं, ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन आता है यहां पर कि इनका मोटिव क्या होता है? तो इनका मोटिव होता है मेरे दोस्त प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। यानी ये लोग प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ में लोगों का कल्याण भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? सोशल वर्क के थ्रू। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगा। वहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी? गवर्नमेंट सेक्टर करेगी मेरे भाई देश में लोगों का सोशल वेलफेयर। तो उम्मीद करता हूं कि इस इकोनॉमी में मैंने जितना भी आपको समझाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी जर्नल चीज और बताना चाहूंगा इसके बारे में, समझते हैं जरा। क्या? देखिए, अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी अमेरिका की अगर मैं बात करता हूं, तो समझने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, आपने अमेरिका में कभी प्राइम मिनिस्टर सुना है कि प्रधानमंत्री है वहां का कोई? मेरे भाई, वहां पे कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। वहां पर कौन होता है? यहां पर होता है प्रेसिडेंट। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? अच्छा, दूसरी चीज, प्रेसिडेंट तो होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट बनता कैसे है मेरे भाई? ये बनता है वोटिंग के थ्रू। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यहां पर वोटिंग की जाएगी, उस वोटिंग से डिसाइड किया जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन है। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आता हूं सोशलिज्म में। देखो भाई, सोशलिज्म की अगर बात करूं तो यहां पे प्रेसिडेंट तो होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल, जो टाइम पीरियड होता है ना, वो फिक्स नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? वो फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे बताना चाहूंगा, 2020 में रशिया के प्रेसिडेंट ने ये डिक्लेयर किया था, अनाउंसमेंट किया था ऑन माइक कि 2036 तक रशिया का जो कर होगा
वो कौन होगा? पुतिन ही होगा। जब 2036 में अगला प्रेसिडेंट कोई बनाया जाएगा तो उसे अनाउंस भी कौन करेंगे? वहां के राष्ट्रपति ही, पुतिन ही करेंगे। तो कुल मिला के यहां पर प्रेसिडेंट होता तो है लेकिन उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। अब चलते हैं इस पे। देखो भाई, यहां पर पीएम भी होता है, यहां पे सीएम भी होता है, यहां पर डीएम भी होता है, यहां पे सबको ही होता है। समझ में आ रहा है? क्यों? इसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि ये देश कौन से है पता है आपको? ये देश है मेरे भाई इंडिया, पाकिस्तान, तालिबान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मतलब जितने भी तान है ना वो सब इसी में आ जाते हैं। क्लियर? तो समझ रहा हूं मैं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। यदि इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पिंग करें, मैं इसका जवाब जरूर आपको दूंगा, आपके सॉल्यूशन को जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले टॉपिक में बहुत ही जल्द।